हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मेजर हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा इस प्रकार से होने वाला है कि भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में विदेशी साहित्य की विवेचना करें। प्रश्न क्या है कि भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी साहित्य की विवेचना करें। कहने का अर्थ यह है कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए आखिर विदेशी साहित्यों में क्या बताया गया है उसके बारे में वर्णन करना। ठीक है, तो देखिए, ये प्रश्न पढ़ने के बाद हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि आखिर विदेशी साहित्य का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं विदेशी साहित्य का, किसका, विदेशी साहित्य का, तो विदेशी साहित्य का मतलब होता है, मान लीजिए हमारा जो भारतीय इतिहास है, हमारा जो भारतीय इतिहास है, ठीक है, उसमें से विदेश के जो यात्री रहे या तो जो लेखक रहे, उन्होंने क्या क्या विचार दिया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसी को क्या कहते हैं, विदेशी साहित्य कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय। और परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से कि भारतीय इतिहास को समझने में विदेशी साहित्य एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करता है। क्या कहा गया कि भारतीय इतिहास को समझने के लिए जो है ना, विदेशी साहित्य जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ये क्या भारत के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। क्या करता है, तो ये जो है ना, भारत के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालता है कि भारत का सामाजिक जीवन कैसा है, राजनैतिक जीवन कैसा है, आर्थिक जीवन कैसा है और सांस्कृतिक जीवन कैसा है। कहा गया है कि प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशी यात्रियां, विद्वानों और लेखकों द्वारा लिखित ग्रंथ अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है। क्या कहा गया कि भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशों के द्वारा, विदेशी यात्रियों और विद्वानों के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है, वो क्या है, सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हुआ है। क्या जानने के लिए, तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसके परिचय में लिख देंगे। अब बातें यहाँ पे आती है विदेशी साहित्य के प्रमुख स्रोत, कि आखिर विदेशी साहित्य किसको कहते हैं और इसके क्या क्या प्रमुख स्रोत हैं जिससे हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो कहा गया कि विदेशी साहित्य को 4 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। क्या कहा गया कि विदेशी साहित्य जो है ना, उसको 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो पहला विदेशी साहित्य है ग्रीक और रोमन साहित्य। क्या है, ग्रीक और रोमन साहित्य। कहा जाता है कि भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में ग्रीक और रोमन लेखकों का योगदान महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया कि भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में ग्रीक और रोमन लेखकों का जो योगदान रहा वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। आगे कहा गया कि ग्रीक और रोमन लेखकों ने प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का वर्णन किया है। ग्रीक और रोमन लेखकों ने क्या किया, तो प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन का वर्णन किया है। ठीक है, कहा गया कि उनके ग्रंथ मुख्य रूप से भारत के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों पर केंद्रित है। उनका जो ग्रंथ है ना, वो किस चीज पे आधारित है, तो भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, उस पर आधारित होता है। अब देखिए, इसके अंतर्गत आपका आता है मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका है ना, तो मेगास्थनीज में किसका वर्णन किया गया, तो कहा जाता है कि मेगास्थनीज में मौर्यकालीन भारत का वर्णन किया गया। मेगास्थनीज जो है ना, इसमें से मौर्यकालीन भारत का वर्णन किया गया है। उनकी पुस्तक इंडिका में तत्कालीन भारतीय समाज, प्रशासन और जीवन शैली का विस्तृत वर्णन है। उनका जो पुस्तक है इंडिका, उसमें से भारत के समाज, प्रशासन और जीवन शैली का वर्णन किया गया है कि भारत का जीवन शैली कैसा था, प्रशासन व्यवस्था कैसा था। ठीक है, कहा गया कि उन्होंने मौर्य साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन करते हुए भारत को एक संगठित प्रशासनिक तंत्र वाला देश बताया। उन्होंने क्या बताया, तो मौर्य साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है ना, उनका शासनकाल के बारे में बताया। उसके साथ साथ ये बताया कि भारत जो है संगठित प्रशासनिक वाला देश है। उसके साथ साथ देखिए, आगे कहा कि उन्होंने जाति व्यवस्था, कृषि, व्यापार और सैन्य संगठन का भी उल्लेख किया। उन्होंने क्या किया, इसमें जो मेगास्थनीज के इंडिका में जो है ना, वहाँ की जाति व्यवस्था, कृषि, व्यापार और सैन्य संगठन का भी उल्लेख किया। किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके पहले विशेषताओं को समझ गया, या तो फिर कह सकते हैं कि विदेशी साहित्य के पहला प्रमुख स्रोत को समझ गए। अब बात आता है विदेशी साहित्य के दूसरे प्रमुख स्रोत का, जो आपका है चीनी और तिब्बत साहित्य। क्या है, चीनी और
तिब्बती साहित्य। कहा गया है कि भारत में बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण चीन और तिब्बत से आए यात्रियों ने यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहन अध्ययन किया। क्या कहा गया कि भारत में बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण चीन और तिब्बत से आए जो यात्री थे ना, वो यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का क्या किए थे, गहरा अध्ययन किए थे, मीन्स बढ़िया तरीके से इसको जाने थे। अब देखिए उसमें से पहला आए थे फहान। कौन आया था? फहान आया था। कहा जाता है कि फहान ने गुप्तकालीन भारत की यात्रा की, ठीक है, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का वर्णन किया। फहान ने क्या किया? गुप्तकालीन भारत की यात्रा किया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आगे कहा गया कि उन्होंने भारतीय समाज को शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण बताया। उसने क्या बताया? तो भारतीय समाज को जो ना शांतिप्रिय बताया और न्यायपूर्ण बताया। कहा जाता है कि उनकी यात्रा वृत्तांत में प्रशासन, धर्म और शिक्षा का उल्लेख है। मिस फयान का जो यात्रा वृत्तांत था उसमें से प्रशासन के बारे में, धर्म के बारे में और शिक्षा के बारे में बताया गया है। किसके धर्म के बारे में? तो गुप्तकालीन भारत के धर्म, प्रशासन और शिक्षा के बारे में बताया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आए थे हिनसांग। कौन आए थे? हिनसांग। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने बताया है कि हिनसांग ने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। हिनसांग ने क्या की? तो 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की और उनकी कृति CU की भारत की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्रोत है। उनका जो कृति है, उनका जो रचना है, उसमें से जो है ना उन्होंने भारत की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का क्या किया? वर्णन किया। कहा जाता है कि उन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने क्या किया? हर्षवर्धन के शासनकाल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और नालंदा विश्वविद्यालय की प्रशंसा किया। किसने? हिनसांग ने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय की प्रशंसा किया था। ठीक है, अब बातें यहां पे आती है इसके तीसरे स्रोत का। ठीक है, तो इसका तीसरा स्रोत है अरबी और फारसी साहित्य। क्या है? अरबी और फारसी साहित्य। कहा गया है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन में इस्लामिक लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या कहा गया? कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के लिए इस्लामी लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें से पहले हमारे थे अल-बरूनी। कौन थे? अल-बरूनी। कहा गया है अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में भारतीय धर्म, समाज, विज्ञान और गणित का वर्णन किया। क्या कहा गया? कि अल-बरूनी ने क्या किया? अपने पुस्तक, ठीक है, अपना किताब तहकीक हिंद में भारत के धर्म के बारे में, भारत के समाज के बारे में, भारत के विज्ञान के बारे में और भारत के गणित के बारे में क्या किया? वर्णन किया। किसने? अल-बरूनी ने। कहा जाता है कि उसने भारतीय संस्कृति को गहराई से समझने के लिए संस्कृत भाषा सीखी। किसने? अल-बरूनी ने क्या किया? भारतीय संस्कृति को गहराई से जानने के लिए क्या किया? संस्कृत भाषा सीखा था। तो आपको पूछा जाएगा MCQ में कि ऐसा कौन से विदेशी यात्री थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को सीखने के लिए संस्कृत भाषा सीखी थी? तो अल-बरूनी ने। किसने? अल-बरूनी ने। नेक्स्ट कहा जाता है कि उनकी कृति भारतीय दर्शन और विज्ञान पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। में से उनका जो रचना है ना, वो भारत के विज्ञान और भारत के दर्शन पर जो है ना दृष्टिकोण देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं इब्न बतूता। कौन आते हैं? इब्न बतूता। कहा जाता है कि इब्न बतूता ने तुगलक काल में भारत की यात्रा किया। इब्न बतूता ने क्या किया? तुगलक के काल में जो है ना भारत की यात्रा किया और उन्होंने अपनी पुस्तक रिहला में दिल्ली सल्तनत की राजनीति और सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन किया। कोई पूछेगा कि इब्न बतूता ने क्या किया? तो उन्होंने जो है ना अपनी पुस्तक रिहला में दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक और सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन किया था। उसके बाद यहाँ पे आते हैं एक फारसी इतिहासकार। कौन आते हैं? फारसी इतिहासकार। कहा जाता है कि फारसी लेखकों जैसे फरिश्ता और अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का वर्णन किया। ठीक है, फारसी लेखक जैसे कौन कौन थे? फरिश्ता थे और अमीर खुसरो थे। इन्होंने क्या किया था? तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का जो है वर्णन किया था। किसने? फरिश्ता और अमीर खुसरो ने। अब देखिए इनके चौथे विशेषता आता है। तो चौथा विदेशी साहित्य की बात करें तो है अन्य विदेशी साहित्य। क्या है? अन्य विदेशी साहित्य। जैसा कि मान लीजिए मार्को पोलो आया था। कौन आया था? मार्को पोलो। तो कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत के चोल और पांड्य राज्यों का विवरण दिया। इन्होंने क्या किया? दक्षिण भारत के जो चोल और पांड्य राज्य थे
उसके बारे में विस्तृत वर्णन किया था किसने? मार्को पोलो ने। फिर आगे आता है निकोलो कोंटी। कौन आते हैं? निकोलो कोंटी। तो कहा जाता है कि उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा। उन्होंने किसके बारे में बताया? तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया और वहां की समृद्धि और व्यापार का वर्णन किया। किसने? निकोलो कोंटी ने। ठीक है, अब देखिए बातें यहां पे आती है विदेशी साहित्य का महत्व। मान लीजिए विदेशी साहित्य तो लाया गया, लेकिन विदेशी साहित्य का क्या क्या महत्व रहा, है ना? तो विदेशी साहित्य का पहला महत्व था भारत की बाहरी दृष्टिकोण। ठीक है, भारत का बाहरी से दृष्टिकोण कैसा था उसके बारे में पता चला। किससे? विदेशी साहित्य से। कहा गया है कि विदेशी लेखकों ने भारत को बाहरी दृष्टिकोण से देखा, जिससे भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था को एक नया दृष्टिकोण से समझने में मदद मिला। इससे क्या हुआ? हम लोग जो है ना भारतीय समाज को विदेशों के नज़र से देख सके। ठीक है, कि विदेशियों का नज़र इस पे किस प्रकार से है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा इसका विशेषता क्या, दूसरा महत्व है कि भारतीय इतिहास के साक्ष्य। इससे क्या हुआ? हम लोग को भारतीय इतिहास के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहा जाता है कि जहां भारतीय स्रोत मौन है या तो पक्षपातपूर्ण है, वहां विदेशी साहित्य ऐतिहासिक जानकारियों को पूरा करने में मदद करता है। कभी कभी ऐसा है कि भारतीय जो है ना, भारतीय स्रोत जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो जानकारी जो हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है? तो विदेशी साहित्य से इसका जानकारी प्राप्त हो जाता है। फिर इसका तीसरा महत्व है व्यापार और संस्कृति संबंधों की जानकारी। इससे क्या हुआ? हम लोग को व्यापार के बारे में और सांस्कृतिक संबंधों की जानकारी प्राप्त हुई। कहा जाता है कि विदेशी साहित्य से भारत और अन्य देशों के बीच में जो व्यापारिक संबंध था और सांस्कृतिक संबंध था, उसका आदान प्रदान की जानकारी हम लोगों को मिलता है। फिर इनका चौथा महत्व है प्राचीन शिक्षा और विज्ञान। क्या है? प्राचीन शिक्षा और विज्ञान। कहा जाता है कि विदेशी यात्रियों ने भारत की शिक्षा प्रणाली जैसे नालंदा और तक्षशिला और विज्ञान की उपलब्धियों की प्रशंसा किया। क्या कहा जाता है? कि विदेशी यात्रियों ने क्या किया? भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी जैसे कि नालंदा और तक्षशिला और विज्ञान की उपलब्धियों का जो है ना इन्होंने प्रशंसा किया, उनके बारे में अच्छा कहा। ठीक है, अब लास्ट में बात आता है निष्कर्ष का। किसका? निष्कर्ष का। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप बीबीएमक्यू के विद्यार्थी हो और सेमेस्टर 2 के मेजर 2 और मेजर 3 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, तो इसकी फुल्ली तैयारी दोस्तों करवा दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, या तो फिर आप मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन होकर के आप लोग सारे वीडियोज को देख सकते हो। ठीक है, और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो बातें यहाँ पे आती है निष्कर्ष में। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? तो जो आप ऊपर में पढ़े और जो आपको समझ में आता है वो निष्कर्ष में आपको लिख देना है। तो कहा गया कि विदेशी साहित्य भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि विदेशी साहित्य जो है ना भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और यह जो है प्राचीन और मध्यकालीन भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति के कई अनछुए पहलुओं को उजागर करता है। ये क्या करता है? भारतीय समाज के या तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत का जो राजनीति है, समाज है और संस्कृति है, उसके जो पहलुएं हैं जिनको पता नहीं था, जिनके बारे में किसी को पता नहीं था, उसको उजागर करता है कौन? विदेशी साहित्य। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए सबका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिल सके। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।